नमस्कार दोस्तों, आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एस बेसला आपको सृष्टि क्लासेस में ऑनलाइन व ऑफलाइन राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति का अध्ययन करवाऊंगा और करवा रहा हूं वर्तमान में यही। विगत 8 वर्षों का मेरा अनुभव है और इस अनुभव को मैं इस सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये कोशिश जब सफल होगी मेरी, तब आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। सपोर्ट की क्या बात है, इस बात यही है कि जो पूरी क्लासेस होती है उसको आप दूसरों तक पहुंचाना, शेयर करना, लिंक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करवाना यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको आगामी क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या करें, उसके लिए ये हमारी जो सृष्टि क्लासेस है, ये आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और बाकी जो पैकेजेस हैं आपके सृष्टि क्लासेस पर, वो आपके यूट्यूब पर डायरेक्टर सर आके आपको सारी चीज़ें बता देंगे। आज मैं आपके माध्यम से, ये मेरा 8 वर्षों का अनुभव लेके मैं सृष्टि क्लासेस नौहर के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप पर मुझे कि आप मेरा इस क्लासेस में भरपूर सहयोग देंगे, साथ देंगे, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई कारवां आगे नहीं बढ़ता है। अब मैं बात कर लेता हूं राजस्थान इतिहास की थोड़ी सी आपसे। देखिए, आजकल का जो कंपटीशन एग्जाम है उसका लेवल देखकर अगर अपन अध्ययन करते हैं तो वो मंजिल जिसके लिए अपन प्रयासरत है, वो मंजिल अपन से दूर नहीं होती। अगर अपन पुराने ढर्रे से पढ़ेंगे चीज़ों को तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आजकल का प्रश्न का ट्रेंड काफ़ी चेंजेज हो गया है। और उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उनको समझने वाला जिगर चाहिए बहुत बड़ा, क्योंकि उसका कोई पता नहीं रहता किस पेपर में वो क्या उठा के डाल देता है। इसलिए बेटा, प्रत्येक टॉपिक को वाई विथ डिटेल से नहीं पढ़ोगे जब तक आपका काम नहीं चलेगा। आप आराम से मेरी इस क्लास का आनंद लें और आप साथ बनाए रखे हैं। तो आज मैं आपको राजस्थान इतिहास में, राजस्थान का आधुनिक आधुनिक इतिहास, जिसको अपन मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टिपिकल पार्ट है जहां से स्टूडेंट को भी थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूं। और राजस्थान इतिहास में आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं। टॉपिक का नाम लिख देता हूं, तो पहले आप इस क्लास को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब देखिए, टॉपिक का नाम है मेरा राजस्थान का एकीकरण। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? राजस्थान का एकीकरण। अब मन में एक चीज है, सबसे पहले अपने को यह देखना है एकीकरण का अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है? यानी कि कोई बिखरी हुई जो चीज होती है, उस बिखरी हुई चीज को अपन एकत्रित करते हैं, उस प्रक्रिया को एकीकरण कहते हैं। अब आप कहोगे सर यहां क्या बिखरा हुआ था? तो यहां पहले जो भारत था वो भारत रियासतों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? रियासतों में। और उन सभी रियासतों को एक करने की जो प्रक्रिया कहलाई वो एकीकरण कहलाई। कौन सी कहलाई? एकीकरण। तो यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, रियासतों को रियासतों को एक करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? सब आपकी एकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी एकीकरण कहलाती। ठीक है। अब एकीकरण की बात कर रहे हैं अपन, तो एकीकरण में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक विशेष डेट के ऊपर। 3 जून 1947। कब की बात है? 3 जून 1947। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इस लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को एक प्लान लागू किया गया, जिस प्लान का नाम था डिक्की वर्ल्ड प्लान। कौन सा प्लान था भैया? डिक्की वर्ल्ड प्लान। या मैं इसको कह दूं, कौन सी योजना है? बेटन योजना। कौन सी योजना? बेटन योजना। या मैं इसको कह देता हूं भारत विभाजन। कौन सा? भारत विभाजन। ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, पूर्व में जब सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत विभाजन कब हुआ था।
तो डिकीवर्ड प्लान, बेटन योजना या भारत विभाजन प्रस्तुत किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसके अंतर्गत, डिकीवर्ड प्लान के अंतर्गत क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि कोई भी रियासत भारत संघ में शामिल हो सकती है, भारत संघ में शामिल हो सकती है। ठीक है। दूसरा क्या कहा गया? कोई भी रियासत पाकिस्तान संघ में शामिल हो सकती है, कोई भी रियासत पाकिस्तान संघ में शामिल हो सकती है। तीसरा कहा गया कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है, कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है। तो ये हमारा डिकीवर्ड प्लान था, और डिकीवर्ड प्लान को लागू किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कब किया था? 3 जून 1947। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर। चलिए साहब, अब देखिए आगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा? 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, कौन सी धारा थी भैया? धारा 8। धारा 8 में इस बात को जोड़ा गया, इन शर्तों को जोड़ा गया था कि वही रियासत स्वतंत्र रहेगी जिसके पास 1 करोड़ तो वार्षिक आय होगी। 1 करोड़ तो क्या होगी भैया? वार्षिक आय। ठीक है। चलो साहब, दूसरी क्या बात थी? दूसरी बात थी कि वही रियासत स्वतंत्र रहेगी जिसमें 10 लाख क्या होगी? जनसंख्या। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया कि वही रियासतें स्वतंत्र रहेंगी जिनके पास 1 करोड़ तो वार्षिक आय होगी और 10 लाख जनसंख्या होगी। ऐसा नहीं है कि जिसके पास आमदनी तो है 5 रुपए और जिसके पास लोग हैं 2 और वो कह दे कि साहब ना हम तो स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा भी होगा, ऐसा भी हुआ है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में इस बात को प्रमुखता से जोड़ दिया गया। अब इस शर्त को पूरा करने वाली कितनी रियासतें हैं? तो राजस्थान की इस शर्त को पूरा करने वाली कितनी रियासतें हैं? 4। एक तो बेटा याद रखना, एक रियासत तो है कौन सी? जयपुर। एक रियासत है कौन सी? जोधपुर। और एक रियासत है बेटा, आपको ध्यान रखना, उदयपुर। कौन सी? उदयपुर। और एक रियासत है आपकी कौन सी? बीकानेर। ये वो 4 रियासतें हैं जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 की शर्त को पूरा करती है। इनके पास 1 करोड़ वार्षिक आय भी थी, यानी कि इनकी सालाना आय व्यय जो था 1 करोड़ से ऊपर था, और इनके लोगों की संख्या कितनी थी? 10 लाख। ठीक है। लेकिन अब यहां आपको एक चीज और याद रखनी है, नोट डालकर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। कुछ रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, उनको मतलब नहीं था कि हमारे पास 1 करोड़ वार्षिक आय है या 10 लाख जनसंख्या है। तो ऐसी कितनी रियासतें थी? तो अपने आप को स्वतंत्र रखने वाली रियासतें, अपने आप को स्वतंत्र रखने वाली रियासतें, रखने वाली रियासत। अब बेटा ये कौन कौन सी थी? तो देखिए, इनकी मैं एक ट्रिक लिख देता हूं आपको, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अलभर डूंग जोध नहीं राजी, अलभर डूंग जोध नहीं राजी, ना मिलने इंडिया, ना मिलने इंडिया, ना पाक को। अर्थात कहने का मतलब यह था कि ये वो रियासतें थी, उन्होंने कहा ना तो हमें इंडिया में मिलना है, ना हमें पाकिस्तान में मिलना है, हमें तो हमें हमारे हाल पर छोड़ो, हम अपने आप स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी रियासतें थी। एक तो है बेटा, आपको याद रखना, अलवर। एक है भरतपुर। एक है आपकी डूंगरपुर। और एक है आपकी कौन सी? जोधपुर। कौन सी है बेटा? जोधपुर।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते। इन रियासतों ने क्या कहा? इन रियासतों ने कहा हम किसी के गुलाम नहीं रह सकते, हमें हमारा खुद का वजूद चाहिए और हम अपने आप को खड़ा करेंगे और हम अलग से रहेंगे साहब, हमें ना तो भारत में मिलना है ना हमें पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन ये चीजें संभव नहीं हो सकती थी क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 इसका पहले इसका खंडन कर चुकी थी। इन्होंने कहा ना, ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पास 1 करोड़ तो वार्षिक आय नहीं है, आपके पास जनसंख्या नहीं है और आप बोल रहे हो कि स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपका ध्यान रियासतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रियासतें कौन कौन सी थी देखते हैं अपन, है ना। रियासतों की बात करें तो बेटा एक चीज यहां अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी बता रहा हूं। आपसे गलती से कभी प्रश्न पूछ ले कि राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल, राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल के अंतर्गत कितनी रियासतें आती थी, के अंतर्गत कितनी रियासतें आती थी, कितनी रियासतें आती थी, बताइए आप कितनी रियासतें आएंगी। मैंने आपसे एक बहुत बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है कि राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल के अंतर्गत कितनी रियासतें आती थी। अब आपका जवाब मैं इंतजार करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरा जवाब दे देता हूं। बेटा याद रखना, राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल के अंतर्गत रियासतें आती थी 23। कितनी रियासतें आती थी? 23 रियासतें आती थी। 23 रियासतें आती थी राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल के अंतर्गत। यानी राजपूत राजस्थान से बाहर भी, जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो दाता, ईडर, पालनपुर, ठीक है, 19 रियासतें। अब मैं देखिए राजस्थान में रियासतें कितनी हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान में रियासतें 19। अब आप कहोगे कि सर ये स्टेट ऑफ काउंसिल और राजस्थान का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, एकीकरण के समय समूचे राजस्थान की बात करें तो उसमें तो 19 रियासतें थी, लेकिन समस्त भारत के राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल के अंतर्गत कितनी रियासतें थी? तो 23 रियासतें थी। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी बेटा? तो देखिए 23 रियासतों में से देखिए 4 रियासत बता देता हूं मैं आपको। एक तो थी दाता, ठीक है, एक थी ईडर, एक थी आपकी पालनपुर और एक थी विजयनगर। 20 और 3 23, इसका मतलब ये रियासतें हो चुकी है, गुजरात के अंतर्गत पड़ती है। कहां पर पड़ती थी? गुजरात के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल के अंतर्गत कितनी है? 23। जबकि राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी आपकी? 19। अब क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। अब मैं आगे की ओर चलता हूं। आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत। तो बेटा ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो रियासत है वो रियासत है कौन सी? मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, मेवाड़ को प्राचीन समय में मेदपाट कहते थे या प्रागवट कहते थे। जनपद कालीन समय में इस मेवाड़ को, ये जो मेवाड़ था ये सिवी जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जिसको वर्तमान चित्तौड़ कहते हैं। ठीक है, यहां पर 566 ईस्वी में गुहिल के द्वारा, गुहादित्य के द्वारा या गुहिल के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई। कौन से वंश की? गुहिल वंश की। तो सबसे प्राचीन रियासत पूछी जाए तो कौन सी है? मेवाड़। अब आपसे पूछा जाता है राजस्थान की अंतिम व नवीन रियासत, अंतिम व नवीन रियासत ये कौन सी है? तो बेटा ध्यान रखना, अंतिम राजस्थान की व नवीन रियासत कौन सी है? तो झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। अब इसको ध्यान रखना,
इस रियासत को क्या कहा जाता है? तो इस रियासत को कहा जाता है बेटा अंग्रेजों की देन। किसकी देन कहा जाता है? अंग्रेजों की देन कहा जाता है। राजस्थान वह कौन सी रियासत है जिसे अंग्रेजों की देन कहा जाता है? तो वो झालावाड़ रियासत है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर लेना चाहता हूं। अब वो पीछे की ओर क्यों ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा समझना मेरी बात को, कि राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में इस प्रकार की एक आकृति बन जाती है और इस प्रकार से राजस्थान की आकृति होती है। ये जो क्षेत्र है बेटा, ये यहां पर आपका कोटा है, ये आपका झालावाड़ है, यहां आपका क्या है, यहां आपका होता है साहब कौन सा, बारां। ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर और यहां आपका जो है वो है साहब बूंदी। यहां आपका क्योंकि हाड़ा चौहानों का शासन था। किसका शासन था? हाड़ा चौहानों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाड़ौती। अब हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो बेटा याद रखना कोटा आता है, बारा आता है, ठीक है, एक आपका कौन सा आता है? झालावाड़ आता है, और एक आपका कौन सा आता है साहब? बूंदी आती है। कौन सी आती है? बूंदी आती है। अब सर इसमें नया क्या है? आप बता रहे थे कुछ स्पेशल बात बताएंगे, तो देखिए इसमें स्पेशल ये चीज थी कि हाड़ौती क्षेत्र की सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी बेटा कौन सी? बूंदी रियासत। सबसे प्राचीन जो रियासत है, राजस्थान की नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं किसकी? हाड़ौती की। हाड़ौती की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? बूंदी है। अब इस बूंदी रियासत से सन 1631 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1631 ईस्वी में मुगल शासक था कौन बेटा? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। इस शाहजहां ने 1631 ईस्वी में बूंदी से अलग रियासत का दर्जा दिया। किसको? कोटा को। किसको? कोटा। तो कोटा को स्वतंत्र रियासत का दर्जा कब दिया गया? 1631 में। किसने दिलवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां कौन था? मुगल। मुगल, इसलिए इस कोटा रियासत को कहा जाता है मुगलों की देन। किसकी देन कहा जाता है बेटा? मुगलों की देन। क्लियर है? दूसरा, इसी कोटा रियासत से 1838 ईस्वी को, कब की बात है? 1838 ईस्वी को झालावाड़ रियासत को अलग किया गया। कौन सी रियासत को? झालावाड़ रियासत को क्या किया गया? अलग किया गया, स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया गया। और 1838 में किसने की थी? ये आर्कलैंड नामक एक अधिकारी था। ठीक है, अर्थात ये कौन था? अंग्रेज। इसलिए अपन बेटा इसको कहते हैं अंग्रेजों की देन। किसकी देन? अंग्रेजों की देन। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हाड़ौती की सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो बूंदी थी, और बूंदी रियासत से सन 1631 में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा कोटा रियासत अलग की गई, स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया गया, तो वो तो मुगलों की देन बन गई। ठीक है, और 1838 में कोटा रियासत से अलग किया गया। किसको? झालावाड़ को। तो वो किसकी देन हो गई? अंग्रेजों की देन। क्लियर है बिंदु? चलिए साहब, अब अपन अपनी ओर चलते हैं। ये हो गई। उसके बाद आपसे पूछा जाता है राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी जो रियासत है बेटा वो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी? मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, मैंने यहां पर एक शब्द अलग यूज किया है आपको, जनसंख्या, है ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? जयपुर। ठीक है, उसके बाद अब अपन चलते हैं साहब किसकी ओर? तो आपसे पूछ लिया सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो गई? जयपुर। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत,
सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो बेटा ध्यान रखना, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत है राजस्थान की वो है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। ठीक है। अभी पूर्व में मैंने एक बात और बताई आपको कि राजस्थान में मुगलों की देन, राजस्थान में मुगलों की देन, मुगलों की जो देन रियासत है वो कौन सी है बेटा? कोटा है। कौन सी है? कोटा। जबकि इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत, और मुस्लिम रियासत कौन सी है बेटा? टोंक है। कौन सी है? टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम जो रियासत है वो कौन सी है? टोंक है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न बनेगा कि टोंक का गठन हुआ कैसे? इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर लेके चल रहा हूं। देखिए, अगर अपन बात करते हैं ये राजस्थान की आकृति मान लेते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये है आपका कौन सा? मेवाड़। कौन सा है बेटा? मेवाड़। ये जो क्षेत्र था आपका ये है कौन सा? मारवाड़। कौन सा है? मारवाड़। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है आपका यहां, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? जयपुर। अब देखिए क्या कहानी क्या हुई। मेवाड़ के शासक भीम सिंह जी, मेवाड़ के शासक कौन थे बेटा? भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री कौन है? कृष्णा कुमारी। ठीक है। मारवाड़ के शासक यहां पर कौन है बेटा? भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह। यहां पर भी मारवाड़ का शासक कौन था? भीम सिंह। यहां मेवाड़ का शासक कौन है? भीम सिंह। कहानी यह हुई कि जब भीम सिंह की बेटी बड़ी हुई तो भीम सिंह को चिंता सताने लगी कि अपनी बेटी के हाथ पीले किए जाएं, कि बेटी सयानी या बड़ी हो जाती है तो बाप का फर्ज है कि साहब उसको अपने पीले हाथ करके अपने घर भेजा जाए। तो यहां पर इस कृष्णा कुमारी का नारियल जो भेजा गया वो भेजा किसको? भीम सिंह के साथ। यानी इसके साथ क्या हो गई साहब? इनकी सगाई हो गई। ठीक है, सगाई हो गई साहब। सगाई होने के बाद थोड़ा सा विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, और खुदा को यह मंजूर हुआ कि इस विवाह से पूर्व ही साहब इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी साहब? आपके भीम सिंह जी। अब फिर सोचने को मजबूर कर दिया इस भीम सिंह को। तो अब पहले सगाई कहां हो गई थी? मारवाड़ में। अब कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी जाती है साहब कहां? जयपुर। और जयपुर का शासक है बेटा कौन? जगत सिंह सेकंड। अब इसके साथ क्या हो गई? सगाई। सगाई हो गई, नारियल भेज दिया, विवाह की तैयारी होने लगी। इधर इस भीम सिंह का, मारवाड़ का जो भीम सिंह था, इसका भाई था मान सिंह। इसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी घर की इज्जत को वो कैसे ले जा सकते हैं? बात भी सही थी। इसने सेनापति से कहा भाई लगाओ सेना, तैयार करो। भैया यहां से तो मानसिंह चल देता है सेना लेकर, और इधर से साहब जगत सिंह अपनी सेना लेकर आता है। और यहां आपके, अगर आपसे बात करें तो ये जो क्षेत्र है बेटा, ये क्षेत्र है कौन सा? नागौर। कौन सा? नागौर। और इस नागौर के क्षेत्र में एक युद्ध होता है जिसको इतिहास में कहते हैं गिंगोली युद्ध। कौन सा युद्ध होता है बेटा? गिंगोली युद्ध। 1807 ईस्वी में पर्वतसर नागौर। कहां पर होता है? पर्वतसर नागौर। और इस पर्वतसर नागौर गिंगोली का युद्ध होता किस किस के मध्य है? तो ये देखिए, एक तरफ तो था कौन? मानसिंह मारवाड़ का, वर्सेस एक तरफ था जयपुर का शासक कौन? जगत सिंह सेकंड। अब इस जगत सिंह सेकंड के साथ अलवर का शासक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। इसके साथ ही कौन था? अमीर खां पिंडारी। कौन था भैया? अमीर खां पिंडारी। किस्मत ने जगत सिंह का साथ दिया और इस युद्ध में साहब जगत सिंह जी क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं।
जगत सिंह विजयी हो गया। अलवर का ये जो शासक था बख्तावर सिंह, ये मारा गया था बेटा। और इनकी छतरी आज भी आपको मंडोर जोधपुर में बनी हुई है, एक छतरी इनकी अलवर में बनी हुई। ठीक है। अब जगत सिंह विजयी हुआ तो जगत सिंह खुश हुआ। जगत सिंह खुश हुआ तो उसने कहा अमीर खां पिंडारी से, क्या चाहिए कि साहब मुझे तो छोटा सा एक क्षेत्र दे दीजिए कहीं रहने के लिए, मैं तो वहां रह लूंगा। तो जगत सिंह सेकंड ने इस अमीर खां पिंडारी के लिए टोंक क्षेत्र दिया था। कौन सा क्षेत्र दिया था बेटा? टोंक क्षेत्र। और इस टोंक क्षेत्र में जाकर अमीर खां पिंडारी ने, किसने? अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना कर डाली। टोंक रियासत की क्या हुई? स्थापना। तो ये इस प्रकार से साहब किसका गठन हो जाता है? आपकी टोंक रियासत का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए साहब, एकमात्र रियासत कौन सी हो गई? टोंक हो गई। दूसरा, राजस्थान की दो जाट रियासत। दो जाट रियासत, एक तो बेटा कौन सी? धौलपुर। और एक कौन सी? भरतपुर। क्या नाम था भरतपुर का? पूरा विश्व में एक व्यक्ति था, महाराजा सूरजमल। इतना कुशल योद्धा, कुशल रणनीतिकार, उस समय की वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को स्टेब्लिश करके खड़ा करना और एक नए मुकाम पर पहुंचाना अपने जाट राजवंश को, वो कोई और नहीं कर सकता था, वो सूरजमल जी ही कर सकते थे। ठीक है, तो दो जाट रियासतें थी। ठीक है, अब याद रखना है आपको, दो जाट रियासतें। राजस्थान की यादव रियासतें, यादव वंश की रियासत है। तो बेटा ध्यान रखना, एक तो है करौली और एक आपका जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। तो ये हमारी कुछ रियासतों की बात होगी, आगे भी चर्चा चलेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखिए, वे रियासतें जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। सम्मिलित होना चाहती थी। अब बेटा ये कितनी रियासतें थी? तो ये रियासतें थी कितनी आपकी? दो। एक तो थी बेटा कौन सी? धौलपुर। और एक थी बेटा कौन सी? आपकी जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। ठीक है, ये दो रियासत ऐसी थी उस तत्कालीन समय के दौरान जो कहां पर शामिल होना चाहती थी? आपके पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। ठीक, अब जोधपुर की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। जोधपुर के शासक कुंवर हनुवंत सिंह। कौन था? हनुवंत सिंह। ये हनुवंत सिंह जी कराची गए और कराची में मुस्लिम लीग का संस्थापक था मोहम्मद अली जिन्ना, इससे मिले। किससे मिले? मोहम्मद अली जिन्ना से मिले प्रत्यक्ष रूप से। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी सारी शर्तों को माना और ये पाकिस्तान में शामिल होने के लिए क्या हो जाते साहब? तैयार। एक बड़ी कहानी है। ऐसा माना गया था कि, अब इसमें कोई इंडिया का मैप पड़ा होगा तो मैं आपको बता सकता हूं। इंडिया का मैप है क्या सर इसमें? कहीं नहीं है। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह पे पटक रखा है? कहाँ पे है? नहीं मिले, कोई बात नहीं, छोड़िए। उस समय क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हनुवंत सिंह जी ये कराची गए और मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी सारी शर्तों को मान ली। पाकिस्तान की एक ऐसी नीति थी मोहम्मद अली जिन्ना की कि लगभग मारवाड़ और मेवाड़ दो रियासतें अगर अपने अधीन आ जाती है तो पूरा राजस्थान पाकिस्तान में होगा। फिर राजस्थान से निकलकर भोपाल, एमपी, आंध्रा तक सीधा एक पूरा एक जो आज भारत देख रहे हो, भारत का निर्माण नहीं होना चाहते थे वो लोग। तो ठीक है, अब यहां पर
इस बात का खुलासा, ये एक चर्चा का विषय है, इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए, और वो किसने खुलासा किया था? सुमनेश जोशी ने। किसने खुलासा किया बेटा? सुमनेश जोशी ने रियासती अखबार के माध्यम से इस बात का खुलासा किया। कौन से अखबार के माध्यम से? रियासती अखबार के माध्यम से इस बात का क्या कर दिया? खुलासा कर दिया कि कुंवर हनवंत सिंह जी पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता है। उसके बाद हनवंत सिंह जी ने भारत विलय पत्र पर, किस पर? भारत विलय पत्र पर, याद रखना बेटा, पेन पिस्तौल से हस्ताक्षर किए थे। किससे? पेन पिस्तौल से। क्या किए थे? हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये हमारी रियासतकालीन समय हो जाता। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को सर्वप्रथम एक करने का प्रयास, एक करने का प्रयास मुगल शासक अकबर ने किया। अकबर ने किया। कैसे किया? यानी कि वर्तमान का जो राजस्थान है, इसकी भौगोलिक स्थिति को एक करने का जो प्रयास किया था, ये मुगल शासक किसने किया था? अकबर। कैसे किया? अकबर का जो शासन था बेटा, संपूर्ण भारत का इन्होंने शासन 12 प्रांतों में बांटा। कितने प्रांतों में बांट रखा था? 12 प्रांतों में बांटा। ठीक है, जिसमें से एक प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। एक प्रांत कौन सा था बेटा? अजमेर मेरवाड़ा। और वर्तमान राजस्थान को, जो अपन वर्तमान में राजस्थान में निवास कर रहे हैं, इस वर्तमान राजस्थान को इसके ही अधीन रखा। इसलिए माना जाता है कि प्रथम जो प्रयास किया था एकीकरण का, वो सर्वप्रथम प्रयास किया था मुगल शासक अकबर ने। 1580 की बात है बेटा। कब की बात है? 1580 की बात। ठीक है, 1580 की बात थी। अकबर का शासन संपूर्ण भारत पर था। उस संपूर्ण भारत के शासन को इन्होंने 12 प्रांतों में बांट रखा था, जिसमें से एक प्रांत जो था वो था अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा के अंतर्गत वर्तमान राजस्थान को रखा। क्लियर? चलिए साहब, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान आधुनिक एकीकरण का जनक, राजस्थान आधुनिक एकीकरण का जनक, राजस्थान आधुनिक एकीकरण का जो जनक है वो है आपके कौन? भीम सिंह जी। और भीम सिंह जी कहां के थे बेटा? कोटा के। कहां के थे? कोटा। ये विशेष रूप से आपको याद रखना, ये दो चीज। यानी सबसे पहले तो एक करने का प्रयास किसने किया? अकबर ने किया था। और आधुनिक एकीकरण का जो जनक माना जाता है, वो माना जाता है किसको? आपके भीम सिंह जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? भीम सिंह जी को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इन लोगों ने क्या किया। जब इनको पता लगा कि एकीकरण होने वाला है, इन लोगों ने, राजा महाराजाओं ने क्या किया कि अपने हिसाब से अपने अपने संघ बनाने की कोशिश की थी। और बेटा ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो किस किस प्रकार से संघ बनाए गए थे वो देख लेते हैं अपन। तो याद रखना बेटा, इधर तो मैं लिख देता हूं आपको संघ, और इधर लिख देता हूं मैं आपको शासक। युग्म सुमेलित में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। संघ, पहला संघ था हाड़ौती संघ। कौन सा संघ? हाड़ौती संघ। और इस हाड़ौती संघ को बनाया साहब किसने? तो आपको ध्यान रखना, भीम सिंह। यानी हाड़ौती क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर एक संघ बना दिया भीम सिंह जी ने, जिसका नाम क्या रखा था? हाड़ौती संघ। लेकिन बेटा ये क्या हुआ? असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान यूनियन संघ।
और राजस्थान यूनियन संघ बनाया था किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने। महाराणा भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह जी कहाँ के थे साहब? कोटा के, सॉरी उदयपुर के। इनका भी प्रयास कैसा हो गया? असफल। और हद की बात तो ये हो गई थी कि महाराणा भूपाल सिंह जी ने उदयपुर के अंतर्गत राजपूत स्टेट ऑफ काउंसिल की समस्त रियासतों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें से 22 रियासतें आई थी 1946। सभी रियासतों को कहा गया कि आप मेवाड़ के अधीन रहकर अपना शासन कर सकते हो। सबसे पहले बीकानेर के शासक ने मना किया कि हम नहीं रहेंगे, फिर जोधपुर जैसलमेर के शासकों ने मना कर दिया कि साहब हम आपके रहकर शासन नहीं करेंगे। तो ये संघ भी क्या हो गया? असफल हो। तीसरा आपको ध्यान रखना, राजपूताना संघ। कौन सा संघ था? राजपूताना संघ। ये बनाया सवाई मानसिंह सेकंड ने। सवाई मानसिंह सेकंड। और सवाई मानसिंह सेकंड कहां के राजा थे भैया? जयपुर के। इन्होंने कहा, इन्होंने छोटी छोटी रियासतों को बुलाया और छोटी छोटी रियासतों को बुलाकर इन्होंने कहा आप सब रियासत, छोटी छोटी रियासत हमारे अधीन रहकर क्या करेंगे साहब? शासन करेंगे। छोटी रियासतों को लगा कि हमारी स्वतंत्रता अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, इसलिए इन्होंने भी इनसे मना कर दिया और ये प्रोग्राम भी इनका कैसा हो गया साहब? असफल हो। ठीक है। उसके बाद चौथा, बागड़ संघ। और बागड़ संघ बनाया बेटा किसने? तो आपको ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह जी जो हैं ये कहां के थे? डूंगरपुर के। लेकिन ये भी कैसा हुआ? असफल हुआ। और मजे की बात ये थी कि बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने लोहारू राज्य, कौन सा राज्य था? लोहारू राज्य, हरियाणा में पड़ता है। इस लोहारू राज्य को बीकानेर में मिलाने का असफल प्रयास किया था। बीकानेर में मिलाने का असफल प्रयास किया। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो गई थी। 1946 ईस्वी में भारत की अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतिम सरकार का जब गठन होता है तो वहां पर एक प्रावधान किया गया कि अब रियासतों पर क्या दिया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। अब उनको एक करने के लिए, रियासतों को एक करने के लिए अब आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा कदम उठाने जाने वाला था। और उस बड़े कदम के बारे में आपको बता चुका हूं पहले ही कि बड़ा कदम क्या था। मैंने आपको बताया था कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो उस सरकार ने सभी रियासतों को एक करने की एक फॉर्मूला या एक, एक उसका रास्ता निकालने की कोशिश की। उसकी ओर चलते हैं अपन। तो देखिए, 25 जून 1947, कब की बात है बेटा? 25 जून 1947 को अंतरिम सरकार के द्वारा, अंतरिम सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा रियासती विभाग की घोषणा की गई थी। रियासती विभाग की घोषणा की गई। तो रियासती विभाग की घोषणा कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कब की गई थी? 25 जून 1947 को अंतरिम सरकार ने कहा कि रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? रियासती विभाग। ये घोषणा की थी, विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, पशुधन सहायक की एग्जाम में लगातार 3 बार ये प्रश्न पूछा है। 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ।
रियासती विभाग, या इसको मैं कह देता हूं रियासती सचिवालय। रियासती विभाग या रियासती सचिवालय का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, अब इसका गठन हुआ रियासती विभाग का। बेटा ध्यान रखना 5 जुलाई 1947 को, क्योंकि एग्जाम में लगातार 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। अब आपसे पूछा जाता है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया बेटा, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रियासती विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं भैया भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क। अब मैंने ये शब्द क्यों प्रयोग में लिया, क्योंकि मैं इसको लौह पुरुष भी कह सकता था, लेकिन जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, तो भारत का एकीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए उसे भारत का क्या कहा, बिस्मार्क। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसकी संचालन के लिए एक सचिव की आवश्यकता, तो सचिव कौन बनाया गया बेटा, तो ये सचिव बना कौन, बीपी मेनन। सचिव कौन बना, बीपी। ठीक है, अब बीपी मेनन को ही क्यों चुना, बाकी और लोग भी तो थे वहां पर, सचिव बन सकते थे। बीपी मेनन को इसलिए चुना, बीपी मेनन जो था ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का क्या था, पीए था। क्या था, पीए था। इसलिए इसे समस्त भारत की रियासतों की आंतरिक, बाहरी, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वेशभूषाई, सारे आधारों का इसको पता था किसको, बीपी मेनन को। इसलिए एकीकरण में सुलभता होगी किसकी वजह से, बीपी मेनन की वजह से। इसलिए इसको बीपी मेनन को क्या बनाया जाता है, सब यहां पर आपके क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। ठीक है, रियासती विभाग का गठन हो गया। उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य याद रखना बेटा, रियासतों पर नियंत्रण रखने हेतु, रियासतों पर नियंत्रण रखने हेतु। ये आपको यहां इसमें से ये आप याद रखना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कभी भी पढ़ते वक्त या अपने जीवन में कभी निराशा का सामना आपसे, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी आप निराश हो, जब भी टूटे हुए हो अंदर से, अपने घरों में जो आईना लगा है ना, वो आईना आपका साथी बन। वो आईना आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं, वो बाल संभालने के लिए नहीं, वो आईना अपनी जिंदगी को देखने के लिए भी काम में आता। और जब भी आप निराश हो जाओ तो आईने के सामने खड़े होकर पूछना उस आईने से कि मैं किस लिए बना हूं और मैं क्या कर रहा हूं। आपको वहां से प्रत्युत्तर मिलेगा, पक्का मिलेगा। निराश मत होइए। जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं वो कंटेंट बस आप पढ़ते चलिए, और उम्मीद नहीं, विश्वास नहीं, आशा है पूरी। जिस हिसाब से आपके सीईटी की जो एग्जाम्स हुई है, और मैंने आपके यहाँ सृष्टि क्लासेस, बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में पढ़ा के आ चुका हूँ, लेकिन इस चैनल पर मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी क्लासों की ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है हिस्ट्री और कल्चर के अंतर्गत, वहां से प्रश्न डिट्टो बनकर आए हैं। ये आपकी और हमारी मेहनत का एक परिणाम है। अब आप उनको सही नहीं करो, वो मेरी गलती नहीं है। रजिस्टर आपसे बोल जाएगा, रजिस्टर में आपके क्वेश्चन मिले। इसलिए बेटा हर चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर चलते हैं अपन। 25 जुलाई, कब की बात है बेटा, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की बैठक हुई। नरेंद्र मंडल की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें समस्त देशी रियासतों के शासकों ने भाग लिया। बैठक कहां पर हो रही है साहब, दिल्ली में।
सभी देशी रियासतों के शासक गए। इसमें रियासती विभाग के द्वारा, इस बैठक में आपको याद रखना, इस बैठक में रियासती विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? रियासती विभाग के द्वारा दो प्रकार के विलय पत्र, दो प्रकार के विलय पत्र रखे गए। कितने प्रकार के विलय पत्र रखे गए थे? दो प्रकार के विलय पत्र। ठीक है, अब दो प्रकार के विलय पत्र रखे गए हैं, तो यहां पर देखिए, एक जो विलय पत्र था उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, और एक विलय पत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये दो प्रकार के विलय पत्र नरेंद्र मंडल के सामने रखे साहब रियासती विभाग। ये दो प्रकार के विलय पत्र हैं। इन दो प्रकार के विलय पत्रों पर आपका, इनके आधार पर आपका क्या किया जाएगा? इस विलय पत्र पर तो उन रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखना, उन रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे जो भारत संघ में विलय चाहती थी। कौन से संघ में विलय चाहती थी? भारत संघ में शामिल होने वाली रियासतों ने तो किस पर किए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, जो रियासतें क्या रहना चाहती थी? स्वतंत्र, उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किए? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर। और गजब की बात यह थी कि राजस्थान की समस्त रियासतों ने, राजस्थान की समस्त रियासतों ने इसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसी विलय पत्र हस्ताक्षर किए। यानी कि राजस्थान की समस्त रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें आपसे पूछा जाता है प्रथम रियासत कौन सी थी हस्ताक्षर करने वाली? तो बेटा ध्यान रखना, प्रथम रियासत थी कौन सी? बीकानेर। और बीकानेर का शासक कौन था बेटा? तो यह आपको याद रखना, शार्दुल सिंह। और इसने कब हस्ताक्षर किए थे बीकानेर ने? तो यह आपको याद रखना, 7 अगस्त 1947। अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत थी बेटा, ये आपको ध्यान रखना, अंतिम रियासत थी धौलपुर। और धौलपुर ने कब हस्ताक्षर किए? धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह। इसने कब हस्ताक्षर किए? 14 अगस्त 1947। यानी कि 15 अगस्त से पूर्व सभी को हस्ताक्षर करने थे। अब विलय पत्र जब तैयार हो गया तो भोपाल के नवाब ने सभी को वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दिया। देखो, कोई भी व्यक्ति जब आगे नहीं आ रहा था तो सरदार पटेल बड़ा चिंतित हुआ था कि इस ताला तो बना दिया लेकिन इसमें चाबी डल के ताला खुलेगा कैसे? लेकिन शार्दुल सिंह ने वो काम किया, वो हिम्मत दिखाई और सबसे पहले आकर उसने कहा कि मैं इस भारत संघ में शामिल होना चाहता हूं। सरदार पटेल ने कहा था कि हे शार्दुल सिंह, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। तूने आज भारत विलय के लिए बहुत बड़ा अपना काम किया। ठीक है, तो ये अपना भारत विलय पत्र हो जाते बेटा, इनको आप उतार सकते हो, यानी कि आपका स्क्रीनशॉट लेके अपन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासत थी बेटा? 19 रियासतें थी। ठिकाने 3, नीमराणा, अलवर, लावा, टोंक, जो वर्तमान में, सॉरी, लावा जयपुर जो वर्तमान में टोंक में है। ठीक है बेटा,
याद रखना, वर्तमान में कहां पर है ये, टोंक में। और कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहां पर है, बांसवाड़ा। ये 3 ठिकाने थे साहब आप, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और एक केंद्र शासित जो प्रदेश था वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक। एकीकरण के समय राज्य राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था, 20 श्रेणी का राज्य था। जबकि अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, ठीक है। एकीकरण प्रारंभ होता है 18 मार्च 1948, और बेटा याद रखना एकीकरण पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956। समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण में समय कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है। याद रखना एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ। ये साहब आपका एकीकरण की पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। एकीकरण कितने चरणों में प्रारंभ हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने चरणों में प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने चरणों में प्रारंभ हो जाता है, सब आपके 7 चरणों में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कौन सा, आपका एकीकरण, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, यहां पर देखिए प्रश्न जो बनते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था कि एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी, 19। ठिकाने कितने थे बेटा, 3। एक तो नीमराणा अलवर में, एक लावा जयपुर पड़ता था, वर्तमान टोंक में है। और बेटा थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा था, सबसे छोटा। और ये बेटा सबसे बड़ा, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारा, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। और राजस्थान उस समय कौन सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था, बी। और अजमेर मेरवाड़ा सी। अब ये 3 श्रेणी हुआ करती थी, ए, बी और सी। ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा जाता था जहां से ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण होता था, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में अगर बात करते हैं अपन, राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो 20 श्रेणी उनमें, 20 श्रेणी में उन रियासतों को रखा जाता था जहां पर शासकों के माध्यम से शासन का संचालन हुआ करता था। 20 श्रेणी में अपने राज्य बना था। सी श्रेणी आपका कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण प्रारंभ होता है बेटा 18 मार्च 1948 से, पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956, और समय लगता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर। चलिए साहब, अब थोड़ा सा ध्यान से रखना, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आप शायद कभी नहीं भूलो। आजकल क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चरणों की डेट आती है, क्रम आता है, और वो क्रम आपको याद नहीं रहता, बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपसे एक डिस्कशन, एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो इस चैनल को बिल्कुल ही ना भूलें, कि जिससे आपको हर क्लास आपकी मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि आप और हम मिलकर ही एक नया सृष्टि क्लासेस का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और ये मेरा आपसे वादा है कि आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। किस्मत में क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो है उससे भी बढ़कर मैं आपको देने वाला, साथ मेरा आप दोगे तो, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको देखिए चरण
संघ का नाम और बेटा दिनांक। मैं ये डेट निकालना सिखाऊंगा, आप ध्यान से थोड़ा सा इत्मीनान से सोचना। देखिए, चरण की बात करूं तो चरण हो जाएगा कौन सा? पहला। इसका नाम हो जाएगा मत्स्य संघ। और पहला चरण आपको डेट याद ही है सब, कब बनता है? 18 मार्च 1948। अब यहां से खेल शुरू होगा। 18 मार्च पहला कब बनता है? 18 मार्च 1948। फिर बात करते हैं कौन सा चरण? सेकंड चरण। पहले चरण से 7 दिन बाद। इस चरण से कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। और 7 दिन बाद कब बनेगा? 25 मार्च 1948। दूसरा चरण पहले चरण से 7 दिन बाद बनता है। पहला 18 मार्च को बना, तो पहले से 7 दिन बाद कौन सा? दूसरा। उसके बाद मैं ले लेता हूं आपसे कौन सा? तीसरा चरण। तीसरा चरण ध्यान रखना बेटा, पहले चरण से 1 महीने बाद। पहले चरण से कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। और 1 महीने के बाद कब बनेगा? 18 अप्रैल 1948। कब बनेगा? 18 अप्रैल 1948। क्लियर? चौथा चरण राजस्थान दिवस के दिन, और चौथा चरण राजस्थान दिवस के मनाते अपन 30 मार्च 1949। तो चौथा चरण राजस्थान दिवस के दिन, चौथा चरण राजस्थान दिवस के दिन। उसके बाद पांचवें चरण की आपसे बात करें तो आपको ध्यान रखना बेटा, 15 मई अर्थात 15 मई 1949। फिर आपसे बात करें कौन सा? छठवां चरण, तो 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950। और सातवां आप जानते ही हो बेटा, सातवां बनता है 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब मैं आपको 1 नवंबर 1956, अब मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये हो जाएगा साहब आपका पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरा चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। चौथे का नाम क्या था? बृहद राजस्थान। पांचवे का नाम संयुक्त बृहद राजस्थान। और छठवें का नाम राजस्थान संघ। और सातवें का नाम वर्तमान राजस्थान। अर्थात राजस्थान का निर्माण, वर्तमान राजस्थान, राजस्थान का निर्माण कब कंप्लीट हो जाता है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान का गठन कब पूर्ण होता है? तो यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान का गठन पूछे, निर्माण पूछे, अस्तित्व पूछे, तो ये आपको तीनों का एक आंसर होगा, 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब वापस से एक बार, वापस से मेरे साथ आप एक बार वापस से इस चीज को जुड़ना, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। पहले चरण का नाम क्या? मत्स्य संघ। पहला चरण बनता है साहब 18 मार्च 1948। तो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का निर्माण होता है 18 मार्च 1948। पहले चरण से 7 दिन बाद, पहले चरण से कितने दिन बाद? 7 दिन बाद कौन सा चरण बनता है? दूसरा। पहले चरण से 7 दिन बाद दूसरा चरण कब बनेगा? 25 मार्च 1948। नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ। पहले चरण से 1 महीने बाद, पहले चरण से 1 महीने बाद, पहले चरण से 1 महीने बाद कौन सा चरण बनता है? तीसरा। पहले से 7 दिन बाद दूसरा, पहले से 1 महीने बाद तीसरा चरण बनता है। तीसरे चरण का नाम क्या? संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस मनाते हैं बेटा, राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, तो चौथा चरण बनता है राजस्थान दिवस के दिन। कब बनता है? राजस्थान दिवस। उसके बाद 15 मई, पांचवा चरण बनेगा 15 मई, 15 मई पांचवा चरण बनेगा 15 मई 1949। 26 जनवरी छठवां चरण बनेगा 26 जनवरी 1950। और सातवां चरण कब बनता है बेटा? 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। और राजस्थान का गठन, निर्माण और अस्तित्व साहब 1 नवंबर 1956। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।